हेलो दोस्तों, मैं आनु प्रताप संत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आनु जगत में। आज हमारे बीच में मौजूद है राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट मिसिज इंद्राजी पारिक। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम नमस्कार। मैम जैसे तो शादीशुदा महिला है तो उसका पति किसी और के साथ संबंध बनाता है तो वो महिला उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या कर सकती है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि शादीशुदा महिला मतलब हम एक ही बात करके चलते हैं कि पुरुष और महिला का एक यूनिटी होती है। सबसे पहली जो हम मौलिक बात कर रहे तो ये है कि कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो इस केस में अगर पुरुष ऐसा करता है तो महिला के पास में पुरुष के खिलाफ तलाक याचिका पेश करने का अधिकार है, जो वो हिंदू विवाह अधिनियम है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक्ट है। उसके तहत वो सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये इस चीज़ को, क्योंकि पति किसी और रिलेशनशिप में है, किसी और महिला के साथ में, एक तरीके का हम ये कहते हैं हमारी भाषा के अंदर कि ये एक इलीगल रिलेशनशिप है, इलिसिट रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम मान सकते हैं कि ये क्रुएल्टी है, एक तरीके की क्रुएल्टी मानी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ केसेस के अंदर गाइडलाइंस दी है। स्पेसिफिकली लक्ष्मण माने करके केस है, लक्ष्मण माने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो इलिसिट शादी में रहते हुए किसी तरीके का इलिसिट रिलेशनशिप, भले मेल हो भले फीमेल हो, वो क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आता है, वो कंसिडर किया जाता है कि वो क्रुएल्टी है। तो उस क्रुएल्टी को सेक्शन 498A के अंदर कवर करके एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। तो मैम यदि तो शादीशुदा महिला है, उसके ऊपर उसके सास ससुर या उसके पति द्वारा अत्याचार किया जाता है या तो प्रताड़ित किया जाता है महिला तो महिला उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, अगर ऐसा है तो महिला सेम मैंने आपको बताया अभी 498A, जो कि आज की डेट में 85 BNS हो गया है आईपीसी का। ये भारतीय न्याय संहिता जो अब नया हमारा कानून बन गया है, उसके अंदर महिला एक एफआईआर दर्ज करवा सकती है पति के खिलाफ भी और अपने इन लॉज के खिलाफ भी। इन लॉज में सास ससुर, देवर, ननद, जेठ जेठानी, जो भी रिलेशनशिप्स के अंदर है। के साथ डीवी एक्ट एक हमारा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005। उसके अंदर महिला के पास में 5 ऐसे रिलीफ हैं जो महिला को कोर्ट से मिल सकते हैं। वो एप्लीकेशन सेक्शन 12 के अंदर मजिस्ट्रेट के साथ में सीधा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकती है और साथ में 5 रिलीफ के लिए मांग सकती है, जिसमें 5 रिलीफ है। एक सबसे पहला आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ले सकती है। फिर आता है हमारा रेजिडेंस ऑर्डर्स, इसके बाद में आता है मॉनेटरी रिलीफ, कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स और कस्टडी ऑर्डर्स। और इनके सभी के साथ में एक राइट और बनता है महिला का, सेक्शन 17 ऑफ दिस डीवी एक्ट ओनली, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस घर के अंदर जनरली ऐसा हो जाता है कई बार कि पति का कहीं और रिश्ता है, पति कहीं रह रहा है, किसी और के साथ रह रहा है, फीमेल भी, अब बेचारी महिला कहाँ जाएगी अगर ऐसा कोई केस है तो उसके पति का किसी किसी केस में ये भी होता है कि पति महिला को घर से निकालने की कोशिश करता है कि भाई मैं उस नई औरत को या नई लड़की को, जो भी जिसके साथ भी वो है, उसको रखना चाहता हूँ साथ में, वो इस घर को छोड़ के जाए। तो कोर्ट इसके लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है फीमेल को कि उस महिला का एक अधिकार है कि वो उसी घर के अंदर रह सकती है। तो ये भी डीवी एक्ट के थ्रू फीमेल के पास में एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जो मैम अपना भारतीय कानून है, इसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कानून व्यवस्था बनाई गई है? मैंने अभी भी आपको बताया, एक तो वही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर 5 ऑर्डर्स है महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही है। जी मैम। क्योंकि ये जो एक्ट है स्पेसिफिकली हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक्ट मेल और फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल है। इस एक्ट का नाम ही अपने आप में है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये एक्ट स्पेसिफिकली विमेन के लिए ही बना हुआ है। तो इसमें जो भी 5-6 ऑर्डर्स हैं वो सब फीमेल के लिए ही, एप्लीकेशन इस एक्ट के अंदर फीमेल ही दर्ज करवा सकती है। दूसरी चीज ये है, जो हम 498A की एप्लीकेशन बोल रहे हैं क्रुएल्टी की, जो सेक्शन 85 ऑफ BNS है अभी, क्रुएल्टी और हैरेसमेंट अगर किसी फीमेल के साथ में उसके हस्बैंड या इन-लॉज करते हैं या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड करते हैं तो वो उसमें जा सकती है। थर्ड चीज है, पहले जो आईपीसी था उसके अंदर 354 था, सेक्शन 354, जो आज की डेट में 74 ऑफ BNS हो गया है, जिसमें है
कोई भी महिला अगर उसके अगेंस्ट में अगर उसके अगेंस्ट में कोई असॉल्ट क्रिएट हो रहा है, किसी तरीके का हमला हो रहा है जिससे कि उसकी मोडेस्टी आउटरेज हो रही है, मतलब उसकी लज्जा भंग हो रही है, वो भी एक कानून महिलाओं के फेवर के अंदर बनाया हुआ है, तो वो डेफिनेटली कोर्ट में जा सकती है, इस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर सकती है, एफआईआर कर सकती है। इसके बाद में है जो बहुत प्रचलन में है सेक्शन 376 ऑफ दैट आईपीसी, और आज की डेट में सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस, पनिशमेंट फॉर रेप। हर मतलब ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, रेप अपने आप में फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कानून में, आपको इंडियन लॉ के अंदर आपको इन प्रोविजंस के अंदर फीमेल जा सकती है। इसके अलावा सॉरी एक मिनट और बोलूंगी, इसके अलावा जब भी कभी क्योंकि आजकल प्रचलन में है और आजकल ज़रूरत भी है सोसाइटी की भी, फैमिलीज़ की भी, और हर तरीके से उस फीमेल की अपने आप भी पर्सनली भी एक ज़रूरत है कि काम करना है, वर्किंग होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये सब चीज़ें एक बहुत ही जेन्युइन बहुत जेन्युइन चीज़ है और शायद हर फीमेल का राइट भी है, होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर क्योंकि वर्क प्लेस है तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं। अब क्योंकि बेसिकली इंडिया पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पे मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो आज भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे जब फीमेल्स काम करती हैं, ऑफिसेज जाती हैं या कोई फील्ड वर्क करती हैं या जो भी जॉब प्रोफाइल उनका है, उसके अंदर जब वो काम करती हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि फीमेल्स को हैरस बहुत ज़्यादा किया जाता है, फीमेल्स को ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है। कुछ अब और ये जो ह्यूमिलिएशन और ये जो हैरासमेंट है ना ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के ही फेस कर रहे हैं, ये उनको फ्रॉम द ग्राउंड उनके घर से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि घरों में आज भी बहुत सारी फीमेल्स, आज भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे घर से ही फीमेल्स को उस जैसे कहते हैं ना कि एक होता है एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटे को जो उड़ने की पंख दिए जाते हैं वो आज भी बहुत जगहों पे, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह पे, लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पे बेटियों को वो पंख नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि वो पंख नहीं मिलते हैं तो उनको वो एक रेस्ट्रिक्शन में तभी से फैमिलीज ही डाल के रखती हैं। फिर जब वो आगे बड़ी होती हैं, पढ़ लिख करके कुछ अपना करना चाहती हैं, क्योंकि एक्सपोजर तो समाज में सभी को मिल रहा है धीरे धीरे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कुछ काम करने के लिए जा रही हैं, कुछ कर रही है, वहां पर भी उनको वही सब चीजें, फीमेल्स को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा होती है। अब क्योंकि ये सब चीजें होती है तो उसके लिए भी कानून ने एक प्रॉपर एक एक्ट बनाया हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस एक्ट करके है, जिसमें हमारे राजस्थान का ही विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक केस लॉ है, जिसमें साफ साफ इस चीज के ऊपर बोला है कि मतलब विमेन की हर तरीके से विमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ लॉज हैं जो फीमेल्स की सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं, फीमेल्स को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हुए हैं, फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, और भी कानून लगातार लेजिस्लेचर इस फील्ड में प्रयासरत है। आज भी जब भी कानून को मतलब लेजिस्लेचर को मौका मिलता है फीमेल्स के फेवर में कुछ करने का, तो डेफिनेटली कोई ना कोई लॉ जरूर आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15(3) है, जिसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि कोई भी नया लॉ जो भी फीमेल्स के लिए या बच्चों के लिए बनाया जाता है वो इस आर्टिकल 15(3) में कवर होता है। आर्टिकल 15 का जो 3rd सब क्लॉज है उससे लेजिस्लेचर मतलब जितने भी फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए जो कानून बनते आ रहे हैं वो उसी एक आर्टिकल के तहत बनते आ रहे हैं। उस आर्टिकल को जब इंसर्ट किया उसके बाद से सारे कानून फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं। मैम जिसे 498A है जो भी हाल ही में चेंज हो रहा है, बीएनएस 85 में हो गया है, बिल्कुल इस टाइम काफी कुछ सुनने तो मिलता है, बट ये कानून है क्या? 498 में है क्या मैम? ये कानून क्या है बेसिकली, ये आईपीसी का एक प्रोविजन है, ये एक पीनल प्रोविजन है, इसके तहत सजा के प्रावधान है, इसके अंदर एफआईआर्स वगैरह होती हैं। अब होता क्या है, 498A क्रूएलिटी है। 498A बताता है कि फीमेल के किसी भी विमेन को अगर उसके ससुराल की तरफ से, ये है ही इसी फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई ये ना एक पिता ने अपने बच्चे के अगेंस्ट में क्रूएलिटी करी, वो चीज इसमें कवर नहीं हो रही है। कवर हुई वही हो रही है कि अगर कोई भी फीमेल को अगर उसका हस्बैंड या उसके इन लॉज किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं, भले वो मारपीट, मतलब अब्यूजेस कोई भी हो सकता है, अब्यूज हमारा सोशल अब्यूज भी हो सकता है, इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है, वर्बल अब्यूज भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, मॉनेटरी अब्यूज भी हो सकता है, किसी भी काइंड ऑफ अब्यूज हो सकता है। ये सारे किसी भी तरीके, और ये जो इलिसिट हम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं,
इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी क्रुएल्टी के अंदर उस केस लॉ के अंदर बताया गया है, लक्ष्मण माने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस चीज के लिए 498A बेसिकली है ही क्रुएलिटी और हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 498A, जिसके अगेंस्ट में फीमेल्स एफआईआर दर्ज करवाती है। ठीक है। तो मैम आजकल ये देखने तो मिल रहा है जो 498A है, इसका महिलाएं रिपोर्ट भी कर रही है, क्या ये बिल्कुल सच कर है? रही है, बिल्कुल कर रही है। बहुत जगह ऐसा सुनने में आया है। जैसे सब अब ये है कि कोई भी आपसी रंजिश हुई, सबसे पहली बात ये है कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो हमने ये चीज जरूर देखी है कि पहले इतने ये 498A के मुकदमे होते नहीं थे, जी अब जाकर के बहुत ज्यादा होने लगे हैं। पहले एक वो चीज होती थी कि मतलब हमने ये सुना था कि पेरेंट्स हमेशा ये बोला करते थे अपनी बेटियों को शादी के समय विदा होते हुए कि भाई डोली में जा रहे हो, अर्थी में निकलना। और औरतों की माइंडसेट भी वही होता था। आज हम देखेंगे हमारी माँ, दादी, नानी, चाची, ताई, जो भी हमारे घर में बाकी हमारे से जनरेशन, एक जनरेशन पहले की जितनी भी फीमेल्स हैं, वो सब इसी मेंटालिटी की हैं। जी मैम। इसीलिए आप देखो कि उनके केस के अंदर बहुत रेयरली कोई ऐसा केस निकलता है जो डिवोर्स तक या 498A की एप्लीकेशन तक या एफआईआर तक कोई जा रहा है। अदरवाइज कोई भी नहीं जाता था। सबको ये था कि ठीक है, ऐसा ही नसीब है, ऐसा ही चलेगा, सेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब मैनेज करने में रहते थे। और परिवार जो बेटी को विदा करते थे तब भी यही कह के करते थे कि हंसते हंसते आओगे ना तो घर के दरवाजे खुले हैं, लड़ झगड़ के आओगे तो कभी मत आना, ऐसा बोला जाता था। आज की डेट में ये है कि बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, दे आर वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। अब बात यह है कि बेटियां, स्पेशली बेटियों को डे 1 से ही, जिस दिन पैदा हुई हैं तब से ही, और फादर और डॉटर का एक ऐसा कनेक्शन है कि बहुत ज्यादा आपस में अफेक्शन भी है, और कह सकते हैं बहुत, मतलब बहुत मन वाला रिश्ता है ये फादर और डॉटर का। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इवन मेरे पास में भी इस चीज को समझाने के शब्द नहीं है, जस्ट एक फीलिंग है। तो माँ बाप अपनी बेटियों को हमेशा से अब यही कहते हैं, कोई भी समस्या हो चिंता मत करना, हम हैं। शादी से पहले तक वो बात का मतलब कुछ और था, शादी के बाद इस बात का मतलब बहुत अलग है। जब शादी के बाद ये बात बेटियां सुनती है ना, तो छोटी सी बात के ऊपर भी अपने माँ बाप के पास कंप्लेंट करती हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और चलिए ठीक है, कंप्लेंट तक भी ठीक है, द इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस लड़की के पेरेंट्स उस घर में शादी के बाद में फीमेल के घर में करते हैं, इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। इसके कारण लड़कियों को ये लगता है जरा सा किसी ने ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, पेरेंट्स को बोल दिया, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस हो गया। और जब पेरेंट्स का इंटरफेरेंस हो जाता है तो बातें छोटी 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 बढ़ के इतनी बड़ी हो जाती है कि एक्चुअली जो जिसे कहते हैं ना कि जैसे लड़कियां इतनी अपनी जिद मनवाना शुरू कर देती हैं इन्हीं चीजों के पीछे, तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी अनलॉफुल नीड्स को, अपनी अनलॉफुल डिमांड्स को पूरी करने के लिए एक 498A बहुत बड़ा हथियार बन गया है सबके लिए। फीमेल्स बहुत ज्यादा इसको यूज कर रही हैं। पहले ये रहता था कि जैसे ही 498A की आपने एफआईआर दर्ज करवाई और तुरंत अरेस्ट के, मतलब तुरंत अरेस्ट करने पुलिस पहुंच जाती, चाहे सास ससुर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई और हो। फिर 2014 के बाद में एक केस आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। उस केस लॉ के बाद में ये हुआ कि कोर्ट ने यही गाइडलाइन प्रोवाइड करी कि पहले इन्वेस्टिगेशन करो। बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़कियां गलत फंसा देती हैं, लड़कियां इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज करती हैं। इसलिए जब से ये अरनेश कुमार वाला केस हुआ है तब जाकर के बेचारे ससुराल वालों को थोड़ा सा ये कहे कि एक रिलीफ सिस्टम मिला है कि कुछ भी होगा पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर कोई चीज प्रूव होती है या सामने आती है या प्राइमा फेसाई पुलिस को दिखती है तो आगे कोई और प्रोसीडिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 498 में जो महिलाएं झूठा टेस्ट करती है, तो जो पुरुष है वो अपने बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं इसमें? महिलाएं डेफिनेटली, बहुत जगह ऐसा होता है, फीमेल्स करती हैं। तो पुरुष सबसे पहले ये देखें कि अरेस्ट करने जब पहले इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है या नहीं हो रही है। मतलब जब हमें अरेस्ट करने आया है तो क्या इन्वेस्टिगेशन करके ही आया है या कल एफआईआर करवाई और आज हो गया। दूसरी बात ये कि पुरुष ये देखे कि आप क्या है, प्रोविजन है सीआरपीसी में 41A का, जिसके अंदर अरेस्ट से पहले उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको एक नोटिस देना जरूरी होता है। तो क्या वो नोटिस पुरुष को मिला या नहीं मिला, तो पुरुष को या जिसको भी अरेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो इन लॉज हो चाहे वो हस्बैंड हो,
तो वो नोटिस मिलना बहुत जरूरी है और ये मैंडेटरी है। एक सुरेश कुमार अंतिल का एक जजमेंट है जिसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, ये एक मैंडेट प्रोविजन है, देना ही चाहिए। अगर नहीं दिया तो बेल ग्रांट हो जाएगी। अगर अरेस्ट कर भी लिया तो कोर्ट बेल दे देगी इस चीज के अंदर, इसलिए 41A का नोटिस बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि बाय चांस ये लग रहा है कि FIR भी हो गई और अरेस्ट भी कर सकते हैं, तो पुरुष एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है, जो सेक्शन 438 ऑफ CRPC बताया गया है, जो अब हो गया है BNSS का अपने 482। जब ये पता चल जाता है कि फर्जी मुकदमा करवाया है, फॉल्स FIR है या फॉल्स कंप्लेंट है, तो उसके अगेंस्ट में भी पुरुष जा सकता है। आज हम सुनने को मिला मैम कि काफी महिला और पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो मैम कोई महिला अपने पति का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो उसको आधार मानते वो तलाक के लिए तो टारगेट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, पहले एक हमारा IPC के अंदर एक प्रोविजन था 497 जिसको अडल्ट्री के नाम से जाना जाता है। आज भी है वो प्रोविजन। उस समय ये एक पीनल प्रोविजन था, लेकिन उसके अंदर ये था कि पति उस 497 वाले प्रोविजन के अंदर किसी पति की पत्नी किसी और आदमी के साथ में अगर रिलेशनशिप में है तो पति के पास में आधार है कि वो इस चीज के अगेंस्ट में एक अगेंस्ट जाकर के और उस आदमी को, जो दूसरा आदमी है, उसको पेनलाइज करवा सकता था। लेकिन अब एक केस आया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद में इस अडल्ट्री को एक पीनल प्रोविजन नहीं बनाते हुए ग्राउंड फॉर डिवोर्स बना दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये सबके पास में है, चाहे शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, चाहे बच्चा, मतलब ये एक ऐसा राइट है जो बच्चा पैदा होके आंख खोला है ना, तब से लेकर के उसकी आंखें अंत में जब बंद होगी तब तक उस इंसान के साथ में वो अधिकार रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं और मरने पर ही जाते हैं। तो ये एक आर्टिकल 21 उन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कोप है। उसके अंदर ये भी आता है कि ठीक है, आपको नहीं रहना उसके साथ, आपने किसी और रिश्ते के अंदर अपने आप को डाल लिया, तो आपके अगेंस्ट में कोई पीनल प्रोविजन नहीं लगेगा। आपका जो स्पाउस है वो आपसे तलाक ले सकता है। आप परेशान हो ना अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से, आप तलाक ले लो, लेकिन ये अब एक पीनल प्रोविजन नहीं है। ऐसा ही अगर सेम चीज अगर वाइफ इस चीज से एग्रीव्ड है तो वो सीधा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13 के अंदर चली जाएगी। सेक्शन 13 में डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर देगी। मेल्स के लिए यही चीज उस 13 में तो है ही, पर क्योंकि एक पीनल प्रोविजन था जिसको ग्राउंड फॉर डिवोर्स बना दिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करा, सेक्शन 497 को। ये था अपने 498A स्टैंडर्ड गिरफ्तारी होती है, तो उसके लिए पुलिस को सबूत चाहिए, बिना सबूत हर एक गिरफ्तार कर सकते हैं पुलिस वाले? पहले तो गिरफ्तारी हो जाती थी, मतलब चले जाती थी, FIR दर्ज हुई, पता पड़ा कि 498A का मुकदमा है, गिरफ्तार कर लेते थे। पर जब से अर्नेश कुमार का केस आया है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तब से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही अगर कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस मिलते हैं या प्राइमा फेसाई ये प्रमाणित होता है कि ऐसा एक्ट हुआ है, तो ही गिरफ्तारी होती है, अदरवाइज नहीं होती। और मैम जैसे कोई पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर कोई भी एक्स्ट्राजेट टेस्ट किया जाता है, तो अगर वो टेस्ट झूठा साबित हो जाता है और उस टेस्ट की वजह से उस पति की मानसिक स्थिति खराब होती है या कुछ भी होता है उसको, तो क्या पति अपनी पत्नी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता है? तो मानहानि की कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जा सकता है पति, और जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट जा सकता है 211 ऑफ IPC और 182 IPC के अंदर एक झूठी FIR का भी प्रोविजन दिया गया है। अगर झूठी FIR की गई है तो उसके भी अगेंस्ट में जाया जा सकता है। और मैम जैसे कोई महिला है, उसका पति या उसके सास ससुर या ससुर कोई भी ऐसा उसको हत्या करते हैं, परेशान करते हैं और उसको आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, तो वो महिला उस स्थिति में क्या कार्रवाई कर सकती है? वो महिला उस स्थिति में डेफिनेटली अगर उकसाया जा रहा है बार बार में, तो वो महिला पुलिस में जा सकती है, DV एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मांग सकती है। और
एक हमारे पास आईपीसी में सेक्शन 306 का प्रोविजन है जिसके अंदर इसी को पिनलाइज किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, इंस्टिगेट करता है, प्रोवोक करता है किसी भी तरीके से, तो वो उसके अगेंस्ट में एफआईआर की जा सकती है, उसके अगेंस्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। यही स्थिति अगर पति के साथ में हो, सेम लॉज फॉर फीमेल्स आल्सो 306 वाला प्रोविजन। डोमेस्टिक वायलेंस तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है जी डीवी के अंदर, पर मेल्स भी 306 में अगर मेल किसी भी पुरुष को लगता है कि महिला, कोई भी महिला है, उसकी पत्नी उसको अब सुसाइड करने के लिए उकसा रही है, प्रेरित कर रही है, तो वो डेफिनेटली 306 के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम जैसे कोई महिला है वो 306 एक्चुअली ये अटेम्प्ट ही माना जाएगा। 306 रेड विद सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। जी ठीक है। जैसे मैम तो शादीशुदा महिला है, वो शादी के बाद में किसी और के साथ संबंध बनाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जो वो बच्चा होता उसके जिम्मेदारी किसकी होती? तो देखिए, अगर वो महिला अपने पति के साथ ही रह रही है और बच्चा पैदा हो गया, ये कहें कि शादी को 9 महीने हो गए या 9 महीने से ज्यादा हो गए, या शादी के 280 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा पैदा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि वो बच्चा उसी पति का है जिसके साथ वो रह रही है, जिसके साथ उसकी शादी हो रही है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कहीं से भी साथ रह रही है, वो उसका पति नहीं है, तो जिम्मेदारी उसकी होगी, जन्मदाता पुरुष की जिम्मेदारी होगी, जिसने उसको जो भी उसका XYZ जो भी उसका नहीं मैम, जैसे कोई महिला है वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और साथ में किसी से संबंध बना लेती है, बिल्कुल उससे वो बच्चा होता है, माना यही जाएगा अगर वो बच्चे के पैदा होने के दौरान वो जिस भी पुरुष के साथ में रह रही है, और सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट बताता है कि अगर 280 दिन के अंदर वो बच्चा पैदा हुआ है आफ्टर मैरिज, है ना, तो यही माना जाएगा कि ये बच्चा उसी पुरुष का है जिसके साथ वो रह रही है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है। बच्चा ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है कि बच्चा उसी फादर का लेजिटिमेट सन या डॉटर व्हाटएवर। अगर इसके अलावा कोई और चीज है तो फिर उसको प्रूव करना होगा। ये मैम उसका वो डीएनए टेस्ट करोगे बाद में, और बच्चा उसका नहीं हो, उसके पति का नहीं हो, किसी होता हो, तो उस स्थिति में वो पति क्या टारगेट कर सकता है? फिर पालना तो जरूर उन्हीं माँ बापों को पड़ेगा जो माँ बाप उसको आज तक पालते आए हैं। और जैसे कोई पति पत्नी है, उनका बार अफेयर चल रहा है, तो उस संबंध में क्या पति या पत्नी कोई भी आपस में गुजारे के लिए या मुआवजे के लिए कुछ टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अफेयर होना अपने आप में क्रुएलिटी का ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना अपने आप में बहुत बड़ा ग्राउंड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई केसेस के अंदर बोला है, अपनी गाइडलाइंस के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, इसको क्रुएलिटी को माना गया है ग्राउंड। तो अगर शादीशुदा हो और अफेयर है आपका, बीइंग अ मेल और अ फीमेल, तो फीमेल है तो डीवी के थ्रू भी जा सकती है, 125 में मेंटेनेंस भी मांग सकती है, और अपने जो पुरुष है, वो पुरुष को जनरली मेंटेनेंस का ये रहता है कि पुरुष तो खुद ही देने वाला होता है। बहुत केसेस में ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर पुरुष ही मेंटेनेंस पे करता है, कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुष कुछ नहीं कर रहा होता और फीमेल को ही उसे मेंटेन करना पड़ता है। पर इस केस से अलग हटके अगर हम बात करें तो बहुत सारे अफेयर अपने आप में क्रुएल्टी का ग्राउंड है, और उस ऐसे केस के अंदर डेफिनेटली गुजारा भत्ते के लिए हम कोर्ट के पास में कर सकते हैं पेश। और अदर मैम उसकी पत्नी के बाद अफेयर चल रहा हो तो क्या पति भी कर सकता है? पत्नी का बाहर अफेयर चल रहा है तो डेफिनेटली, मैंने अभी आपसे पहले बात करी थी इस बारे में, सेक्शन 497 जिसको अडल्ट्री के नाम से जाना गया है आईपीसी में, जो पहले एक पीनल प्रोविजन था लेकिन अब एक ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन चुका है। ठीक है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से सेक्शन 497 जो अडल्ट्री था प्रोविजन, इसको उसके अंदर डिवोर्स के ग्राउंड के अंदर ऐड कर दिया है। इट कैन बी अ डिवोर्स ग्राउंड फॉर डिवोर्स, बट इट इज नो मोर अ पीनल प्रोविजन नाउ। जैसे हम ये अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केसेज है, इनके अंदर पति और पत्नी दोनों के लिए कानून समान रूप से कार्य करता है या फिर कुछ अंतर? बिल्कुल बिल्कुल, लॉ सबके लिए बराबर है, कानून ने सबको एक ही लाठी से हाका है। तो कानून के अंदर जो प्रावधान फीमेल के लिए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, वही मेल के लिए भी है। डेफिनेटली अगर पत्नी का बाहर अफेयर है तो पति भी डिवोर्स ले सकता है, और पति का बाहर अफेयर है तो पत्नी भी डिवोर्स ले सकती है। जिसमें आज तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, इनका रीजन क्या है कि ये इतने क्यों हो रहे हैं?
तो देखिए इनके पीछे एक बहुत मतलब बेसिकली हमें रीजंस बोले तो घरों के अंदर छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो झगड़े होते हैं, और से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक अनसेटिस्फैक्शन, लोग मतलब घरों में पति पत्नी पैसे को लेकर के आजकल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, क्योंकि लड़कों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि हमें प्रोवाइड करना है, मेल्स आर दी प्रोवाइडर्स, कि लड़का बाहर जाएगा कमाएगा घर में लाके पैसे देगा, तब जाके फीमेल उस पैसे से आगे की चीजें करेगी। फीमेल्स को अब क्योंकि फीमेल्स अपने माँ बाप के वो वाली जो मैंने बताया कि पैम्पर्ड होती हैं आजकल, और कोई गलती नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है इससे काफी रिलेट कर रही है चीज, इसलिए मैं बार बार इस बात के ऊपर फोकस कर रही हूँ। पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, पैसे की कभी माँ बाप ने कमी नहीं आने दी, कभी नहीं आने दी, जो मांगा एक बार की डिमांड के साथ में चीजें आ गई। अब जरूरी नहीं है कि वो चीज शादी के बाद में पति भी कर पाए, उसकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो अभी उतनी है जितनी वो अपने पेरेंट्स के घर में देख करके आई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी होती है तो, अगर नहीं होती है तो वहां पर एक अनसेटिस्फैक्शन वाला एक कीड़ा चले जाता है, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो आज की लाइफस्टाइल के अंदर सेटिस्फाई होने के लिए, खुश रहने के लिए पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जहां पर पति के थ्रू ये कह दिया जाता है एक बार भी कि अभी नहीं बाद में, या अभी पैसे नहीं है, और एक बार तो ठीक है कोई समझदार फीमेल हुई एक बार चला लिया, दूसरी बार भी चला लिया, तीसरी बार भी चला लिया, चौथी बार तक तो किसी का भी लगेगा कि हर बार ही पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनसेटिस्फैक्शन मेल फीमेल के बीच में आने लगता है, जिसके कारण ये 498A के मुकदमे ज्यादा बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जहां पर वो वाली चीज है कि जहां पर खुशी मिलती है इंसान वही जाता है, जहां पर डिमांड्स फुलफिल होती है इंसान वही जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सेकेंड थिंग जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। अब क्योंकि बात यह है कि हस्बैंड वाइफ में दूरी, छोटी छोटी चीजों को लेकर के दूरी आ रही है। पहले के लोग ऐसा, मतलब आज भी शायद बहुत लोग करते होंगे कि लड़ाई कितनी भी बड़ी हो जाए रात को लड़के नहीं सोएंगे, पैचअप करके ही सोएंगे। लेकिन बात आ जाती है कि जब हम लड़ भिड़ करके सो रहे हैं, हम फिजिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं है, हम मेंटली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा, मैं एक्चुअली में सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बात बोल रही हूँ, हो सकता है कई लोगों को ये ठीक भी ना लगे, पर ये फैक्ट है, फिजिकल अटैचमेंट इज इक्वल्स टू मेंटल अटैचमेंट। ये फैक्ट है कि हस्बैंड वाइफ जितने अच्छे फिजिकली कनेक्टेड रहेंगे उतना ही उनका सपोर्ट सिस्टम, उनका मेंटल सिस्टम उनको सपोर्ट करेगा एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे को उनकी कमियों से बाहर निकालने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने के अंदर। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक अनसेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। अब क्योंकि घर में वो चीज नहीं मिल रही तो डेफिनेटली पति या पत्नी जो भी हैं, जो भी ग्रसित है, वो बाहर जाएगा, जहां पर भी वो चीज मिलेगी वो उस चीज को छोड़ेगा नहीं। थर्ड थिंग है कि थोड़े टाइम के बाद में, चलिए ना पैसे की प्रॉब्लम है, ना सेक्सुअल किसी फ्रस्ट्रेशन की बात है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में पति या पत्नी बोर हो जाते हैं, क्या वही रोज घर जाओ वही शक्ल दिखती है। और मतलब एक ये चीज है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता अलग होता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अलग होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सब चीजें चांदी चांदी दिखती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ जब बनते हैं ना वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो पता पड़ता है दुनिया की हकीकत क्या है। फीमेल्स को उस हिसाब से देखना पड़ता है, मेल्स को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, फीमेल्स को घर संभालना पड़ता है, ये सब चीजें शादी के बाद ही पता पड़ती है। तो थोड़े टाइम बाद में ग्रेजुअली ये फील होने लगता है, मतलब किसी किसी को लगता है, हर किसी को नहीं लगता है, कि कुछ नया चाहिए, या कोई भी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिस में है, कोई बेटर ऑप्शन मिला तो तुरंत जिसे कहते हैं ना लपक जाना, बस वो बेटर ऑप्शन की चाहत सबको रहती है, वो वाली चीज है। इसके बाद में एक जो बहुत बड़ा रीजन है इस तरीके के मामलों का, वो है कम्युनिकेशन गैप। आपस में बात ही नहीं करते हैं। परेशानी जो भी हो, मैं सोशल मीडिया पर भी ये बात बोलूंगी, परेशानी जो भी हो बात करके ही सॉल्व होती है, बिना बात करे या बात करना बंद करके किसी तरीके का कोई सोल्यूशन कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या हो, छोटी सी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, बात करके
किसी भी चीज को सुलझाया जा सकता है। इसलिए ये मेरा एक, मैं कहूंगी कि ये मैं हैशटैग करके बात बोलूंगी कि किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं इस चीज को, पर ये चीज तो है कि फीमेल्स को इस चीज के बारे में समझना चाहिए कि फीमेल के उस पुरुष के पास में उतना परिवार है जिस के साथ उसको मतलब आज के 25 साल पहले 20 साल पहले तक वो रहता आया है, तो उसके लिए माँ बाप भाई बहन वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि अब नई जो आप शादी हुई है जिस महिला से, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन ना करे कि शादी हो गई मैंने जैसा बोला वही किया जाएगा। उसको दोनों तराजुओं को बराबर लेकर के चलना ही पड़ेगा पुरुष को। तो ये एक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है फीमेल्स की इस चीज़ के अंदर कि मेरी बात मानी जाएगी, मैंने बोल दिया वही किया जाएगा, सबसे ऊपर मेरी बात रखी जाएगी, भले कुछ भी हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रह कलेश होने का और इन चीज़ों का। और मैम यदि किसी की पत्नी का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो या किसी और से साथ अफेयर चल रहा हो, तो ये चीज यदि उसके पति को पता चलती है तो वह उससे इस तो आधार मानकर डिवोर्स लेता है, तलाक लेता है, तो उस स्थिति में क्या उसको एलुमनी राशि देनी पड़ती है? पति कैसे बच सकता है एलिमनी देने से? तो वो 3 जगह जो हमारे सेक्शन 125 के अंदर भी स्पेसिफिकली बोला गया है 125 सबसेक्शन 4 में, कि वो 3 जगह हैं। पहली बात ये, जब फीमेल अडल्ट्री में है, अडल्ट्री मतलब किसी और पुरुष के साथ में इलिसिट रिलेशनशिप के अंदर है। दूसरा कि अगर पत्नी अपनी मतलब विलिंगली जानबूझ करके अपने पति से अलग रह रही है, साथ में रहने से मना कर दिया गया हो, तब वो नहीं देगा उसको मेंटेनेंस। और तीसरी बात, जब दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हों तो वो एलिमनी लेने के लिए अधिकारी नहीं होगी। लॉ में स्पेसिफिकली प्रोविजन है। इसके अलावा अगर अलग भी रह रही है और मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है और पति ने सेक्शन 9 और सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा रखी है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, मतलब वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए अगर पति ने एप्लीकेशन लगा रखी है और पत्नी ने रिफ्यूज कर दिया रहने से, साथ में रहने से, तो भी पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है, क्योंकि वो तो चाहता है कि पत्नी मेरे साथ आए, जो भी खर्चा होगा मैं मेरे घर का मैं देखूंगा, लेकिन पत्नी साथ आके नहीं रहना चाहती, तो इस केस के अंदर भी पति बच सकता है। तो आज तक ये जो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो पॉइंट था, इस पे मैंने जो जवाब दिए वो अपने व्यूअर्स को काफी अच्छा लग रहा था और मैम आपने काफी अच्छे से समझाया मैम। तो आपका मैम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। फिर कभी मिलते हैं मैम। बिल्कुल।